जाएंगे, कोई बात नहीं। हम मेहनतकश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। 1983 में आई फिल्म मजदूर का यह गाना देखते ही देखते श्रमिक क्रांति की निशानी बन गया। आज इस गाने की चर्चा इसलिए भी कि वर्तमान स्थितियों में श्रमिक सड़क पर है। मजदूर जो है वो मजबूर हो चुका है। मजबूरी में उसे मीलों पैदल सफ़र तय करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपकी बात में आपका स्वागत करता हूं। आपकी बात में आज होगी सिर्फ और सिर्फ मजदूरों की बात। दरअसल वर्तमान परिस्थितियों में मजदूर जो है वो मजबूर हो चुका है। अपने परिवार की रक्षा के लिए वो सड़क पर है। वो महानगरों से गांवों की ओर रुख कर चुका है, उन महानगरों से जिसको बनाने में उसने अपना खून और पसीना बहाया। उन महानगरों से वो पलायन कर रहा है जहां उसने एक सपना देखा था। सपना ये था कि उसकी आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी, लेकिन वक्त बदला और यही मजदूर आज सिर्फ आश्वासनों की घुट्टी पीकर जीवित है। हाँ भैया, पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। दरअसल इस कोरोना काल में जब लोग घरों में कैद हैं तो यही मजदूर सड़क पर ठोकरें खा रहा है। रेल की पटरियों पर जब यह थक कर सोता है तो उस पर से ट्रेन उसके शरीर के अनगिनत टुकड़े कर देती है। ये टुकड़े उन्हीं मजदूरों के हैं जिनको घर पहुंचाने के लिए सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई थी। यह तो हुआ सिर्फ एक दृश्य, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं प्रतिदिन सामने आ रही हैं। कहीं सड़क किनारे सोए मजदूर को तेज रफ्तार कार रौंद देती है तो कहीं भूख प्यास मौत का कारण बन जा रही है। हाँ भैया, पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। दरअसल ऐसा भी नहीं कि राज्य सरकारों ने प्रयास नहीं किया, लेकिन ये प्रयास जमीनी स्तर पर कारगर होता नहीं दिखा। कारण साफ था, मजदूर जो वो राज्य की सीमाओं में बट गए। मजदूरों से ये कहा गया कि आप गुजरात के हैं, आप महाराष्ट्र के हैं, आप मध्य प्रदेश के हैं और आप उत्तर प्रदेश के हैं। उन्हें ये बताया गया कि आपको इस लॉकडाउन के पीरियड में ले जाने और ले आने की जिम्मेदारी आपके संबंधित राज्यों की है। यही जो चूक हुई उसने लॉकडाउन की परिभाषा को बदल कर रख दिया और यहीं से शुरू होता है मजदूरों के संकट की कहानी। हाँ भैया, पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। अब जरा इन आंकड़ों को गौर से देखिए। गुजरात से 95,000, राजस्थान से 42,000, महाराष्ट्र से 40,000, गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना से भी हजारों श्रमिक मध्य प्रदेश के लिए पलायन कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में फंसे मध्य प्रदेश के ही करीब 60,000 श्रमिक पिछले 12 दिनों में अपने अपने गांव पहुंच चुके हैं। क्योंकि जिन मजदूरों के सहारे सरकारें नए भारत का निर्माण कर रही हैं, आज वो राज्यों की सीमाओं में बच चुके हैं। उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं।
गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्य भले ही विकास के कई पैमानों पर अव्वल हों, लेकिन बेतहाशा लौटते मजदूरों को रोकने में वे भी कारगर कदम नहीं उठा पाए। जाएंगे कोई बात नहीं। हालांकि इन सब संकटों के बीच में केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वो चाहती है कि मजदूरों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। पहले 2.25 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया जाता है। इस पैकेज का उद्देश्य ये होता है कि कोई भी मजदूर, कोई भी श्रमिक भूखे पेट न सोए। लेकिन सरकार और मजदूरों के बीच जो सेतु का काम करते हैं, उनसे कुछ त्रुटियां रह जाती हैं और नतीजा ये होता है कि मजदूर भूखा रह जाता है, निराश होता है और हताश होता है। इसके बाद फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। हाँ लीजिए, आप पहुँच जाएंगे कोई बात नहीं। अप्रैल में केंद्र सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राहत पैकेज समेत कुल 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पूर्व के पैकेज से मजदूरों को रोटी का इंतजाम नहीं किया जा सका। मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर यदि गौर करें तो लॉकडाउन के कारण अलग अलग राज्यों से अब तक 11.5 लाख मजदूर अपने घरों को वापस आ चुके हैं, जबकि 2 लाख से ज़्यादा लोग अभी भी लौटने की कोशिश में हैं। ये वो आंकड़े हैं जो सरकार ने जारी किए हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक है। वो आंकड़े सरकारों के पास नहीं है जो मजदूर पैदल सड़क मार्ग से अपने घरों की ओर कूच कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि उसके लगभग 1.25 लाख श्रमिक देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। अकेले जम्मू कश्मीर में ही छत्तीसगढ़ के 15,000 से अधिक श्रमिक फंसे हुए हैं। दरअसल ऐसा पहली बार हुआ है कि 15 साल से ऊपर काम करने वाली भारत की आधी आबादी किसी भी आर्थिक गतिविधि में योगदान नहीं दे पा रही है। दिसंबर 2019 में श्रम शक्ति भागीदारी दर गिरकर 49.3% रह गई, जबकि 2018 में ये 49.4% आकी गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या 3.15 करोड़ थी, जिसमें से 90% से अधिक कार्यशील जनसंख्या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत थी। खेतीहर मजदूरों की संख्या 1.21 करोड़, पारिवारिक उद्योग कर्मी 9.59 लाख एवं अन्य कर्मी 85.78 लाख थे। CMIE ने एक आंकड़ा जारी किया है। ये आंकड़े अप्रैल महीने के हैं। इस आंकड़े के अनुसार देश भर में अप्रैल में 6 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। इनमें 20 से 30 वर्ष की आयु वाले 2.7 करोड़, 30 से 40 साल वाले 3.3 करोड़ लोग शामिल हैं। अप्रैल महीने में बेरोजगारी की दर 23.81% पहुंच गई, जबकि मार्च में यह आंकड़ा 8.74% था। 3 मई तक यह आंकड़ा 27.11% पहुंच गया। मध्य प्रदेश में अप्रैल तक करीब 12.4% लोग बेरोजगार हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने जून 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जो देश में मजदूरों की दशा बताने के लिए काफ़ी है। इस रिपोर्ट के अनुसार 71% मजदूर बगैर किसी लिखित अनुबंध के काम करने को मजबूर हैं।
उनमें से भी 54% को छुट्टियों के पैसे नहीं मिलते हैं। 52% मजदूर स्वरोजगार से जुड़े श्रमिक हैं, जो खेती, छोटे दुकानों या फिर मेहनत मजदूरी की सेवाएं देने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं। आज भारत देश में बेशक मजदूरों के 8 घंटे काम करने का संबंधित कानून लागू है, लेकिन इसका पालन सिर्फ सरकारी कार्यालय ही करते हैं, बल्कि देश में अधिकतर प्राइवेट कंपनियां या फैक्ट्रियां अब भी अपने यहाँ काम करने वालों से 12 घंटे तक काम लेते हैं। लॉकडाउन के कारण बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, जो देश की जीडीपी का करीब 10% है। पीएम ने साफ किया है कि 20 लाख करोड़ का कोई नया पैकेज नहीं है, बल्कि इसमें पुराने पैकेज भी शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख करोड़ और आरबीआई ने 6 लाख करोड़ का पैकेज पहले ही दिया था। इस पैकेज के सहारे मध्यम लघु कुटीर उद्योग को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सरकारों ने मजदूरों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। मजदूरों की घर वापसी के लिए ई पास की सुविधा जारी होने के बाद लोगों को बस और ट्रेनों के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन मजदूरों के सामने ये सारे इंतजाम बौने साबित हो गए हैं। सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन मजदूरों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। लॉकडाउन में कई राज्यों ने अपने श्रम कानून में बदलाव किए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब राज्यों में मजदूर ही नहीं बचेंगे तो ये श्रम कानून लागू किस पर होगा। देश के हर हिस्से में पलायन हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था के जानकारों का कहना है कि राज्यों के पास एक स्वर्णिम मौका था। अगर वो मजदूरों का पलायन रोकने में सफल होते तो राज्य की अर्थव्यवस्था को गति दे सकते थे। सरकारें कितने भी दावे करें, लेकिन हकीकत यही है कि अपने पसीने से दुनिया को गढ़ने वाला किसान आज 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। अपने ही देश में वो राज्यों के नागरिकों के रूप में बांट दिया गया है। जिस प्रदेश में उसने मेहनत कर उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाया, आज वही प्रदेश उनसे किनारा कर रहा है और 2 वक्त की रोटी देने की जगह उन्हें हजारों मील पैदल चलने के लिए विवश कर रहा है। हाँ दीजिए, आप पहुँच जाएंगे, कोई बात नहीं। दरअसल जब हम मजदूरों तक राहत सामग्री पहुंचाते हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था की गई है उसमें कितनी पारदर्शिता है। सरकारें जो दावा कर रही हैं वो दावा जमीनी स्तर पर कितना कारगर है। हमें यह भी देखना होगा कि सरकार और मजदूरों के बीच जो सेतु है वो सही से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब पूरे देश को खोजना है। सवाल आखिर मजदूरों के जीवन का है, उनकी रोजी रोटी का है और उनके भविष्य का है। हाँ दीजिए, आप पहुँच जाएंगे, कोई बात नहीं। ये तो हुई आंकड़ों की बात और साथ ही उन तमाम प्रयासों की बात जो सरकारों की ओर से की जा रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे अपने साथी पवन से। पवन जी, आपका स्वागत है। पवन, क्या लगता है आखिर वो कहाँ गलतियां हो गई कि मजदूर जो है वो इतनी बड़ी तादाद में सड़क पर आ गए?
देखिए, मुझे लग रहा है जिस तरह से सरकार ने मजदूरों को जो लाने की योजना पहल की है, सरकार ने एक अच्छी पहल की है कि जो मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया जाए। लेकिन सरकार के जो प्रबंध हैं और जो इंतजाम है वो मजदूरों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है कि देश में ये किसी भी प्रदेश की सरकार हो, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार में शुरू में ये कहा गया था जब मजदूरों को लाने की बात थी कि करीबन 3 लाख से 4 लाख मध्य प्रदेश के जो नागरिक हैं वो बाहर हैं और उन्हें मध्य प्रदेश वापस लाया जाएगा। लेकिन अभी तक जो सरकारी आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों के आधार पर अभी लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है और तीसरे चरण में ये सुविधा शुरू की गई थी मजदूर दिवस के मौके पर कि जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उन्हें अपने राज्यों तक पहुंचाया जाए। अभी तक अगर बात करें 11 तारीख तक 11.5 लाख मजदूर वापस आ चुके हैं, जबकि संजय दुबे जो कि इस पूरे मामले को कोरोना नियंत्रण को देख रहे हैं, उन्होंने बताया था कि अभी करीबन 3 से 4 लाख मजदूरों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं जो दूर प्रदेश के अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं और वो वापस आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार से जो गलती हुई है, सरकार की जो कमी है, तो यही है कि उनसे यही नहीं पता था कि हमारे जो प्रदेश के नागरिक हैं, जो मजदूर हैं, वो जो पलायन करके हमारे प्रदेश के कितने मजदूर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, जिस कारण सरकार के लिए सबसे बड़ी असुविधा यही हो रही है कि उनके पास मजदूरों का एक सही आंकड़ा नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो है या सरकार के जो नुमाइंदे रहे या सरकार के नीचे और सरकार और मजदूरों के बीच जो सेतु का काम करते हैं उन्होंने पेपर वर्क नहीं किया था। अगर उन्होंने पहले पेपर वर्क किया होता तो शायद इस प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें 2019 में जब आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की गई थी तो इस आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि हिंदुस्तान में करीबन 93% मजदूर जो हैं असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं और उनमें से करीबन 82% मजदूर ऐसे हैं जो किसी भी तरह के लिखित कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं करते। लोग सरकारों को ये नहीं पता है कि कौन सा मजदूर किस राज्य में और कहां और कैसा कार्य कर रहा है। उससे भी सबसे बड़ी बात यह कि करीबन 72% मजदूरों की जो स्थिति है देश में, उन 72% मजदूरों को भी जो मासिक आय उनकी वेतन है वो 5,000 रुपए से भी कम है। और उन सरकारों को यही नहीं पता है कि हमारे राज्य का नागरिक हो या दूसरे राज्य का नागरिक हो वो किस असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की जो सबसे बड़ी कमी है वो पेपर वर्क की जरूर दिखती है। जैसा कि आपने कहा एकदम सही है, सरकारों को ये नहीं पता है कि मध्य प्रदेश के कितने मजदूर गुजरात में है, कितने मजदूर गोवा में है और कितने मजदूर दिल्ली में है और कितने मजदूर महाराष्ट्र में है, जिस वजह से सरकारों को अपने मजदूरों को वापस लाने में दिक्कत हो रही है। और जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें भी सबसे बड़ी समस्या ई पास की सुविधा शुरू की गई सरकार के द्वारा, एक अच्छी कोशिश थी, लेकिन ई पास की सुविधा शुरू करने के बाद भी अभी 15 से 20 दिनों को लोगों को ई पास मिलने का इंतजार करना पड़ रहा है, जिस वजह से जो मजदूर हैं वो पैदल ही पलायन कर रहे हैं। पवन, यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि जो दृश्य सड़कों पर दिख रहा है, कोई महिला जो है वो 700 से 800 किलोमीटर साइकिल चलाती है, कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ ऑटो में सफ़र करता है, ट्रकों पर 40 से 50 की संख्या में मजदूर गाय भैंस की तरह सफ़र कर रहे हैं। तो लगता नहीं है कि जो इंतजामात किए गए वो नाकाफ़ी हैं, कहीं ना कहीं हमसे कमियां रह गई, या फिर तमाम वो संगठन जो दावा कर रहे थे कि हम खाने का इंतजाम कर रहे हैं, हम उनके रहने का इंतजाम कर रहे हैं, ये सब हवा में हवाई बातें तो नहीं थी? बिल्कुल, देखिए पहले ही कहा है कि जिस तरह से मजदूर सड़कों पर निकल रहे हैं, अगर मजदूरों को ये सुविधाएं पहले ही मिलती और सबसे बड़ी मजदूरों के साथ इस लॉकडाउन में जो एक राज्य सरकारों को, किसी भी राज्य की सरकार उन्हें सोचने पर विवश होना चाहिए कि किस तरह से मजदूरों को राज्यों में बांट दिया जाए। देश में आपदा की संकट आई। पवन, यहाँ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि बार बार हम जिक्र करते हैं कि राज्य सरकारों की कमी रही, लेकिन क्या उस समाज का दायित्व तो नहीं बनता है कि जो श्रमिक तबका उसके यहाँ दिन रात मेहनत करता था उसे रोके रखे, उसके लिए वो इंतजामात करे ताकि उसे वो भय के माहौल में ना आए? बिल्कुल, ये उन समय संस्थाओं का और उन संगठनों का भी सामाजिक दायित्व था कि जो संस्था वो अपने निरंतर उस संस्था में इस लॉकडाउन से पहले 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं। इस संकट को जो शुरुआती बात कही गई थी, 21 दिन का लॉकडाउन किया गया था, अगर वो संस्था और सामाजिक संगठन अगर अपनी सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते और उन मजदूरों को रोकने की कोशिश करते तो शायद आज
जिस तरह से लॉकडाउन 3 में छूट दी गई है, तो आज मजदूरों का पलायन नहीं होता। और जिस तरह से मजदूरों का पलायन हुआ है, आने वाले समय में देश के आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की बात की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से मजदूरों का पलायन हुआ है, तो आने वाले समय में लेबर सप्लाई एक गंभीर समस्या होगी, जो आर्थिक गतिविधियों बहुत को बड़ी भी बात कही प्रभावित पवन आपने, करेगी। लेबर सप्लाई, यानी कि श्रम की जो डिमांड होगी उसकी आपूर्ति कैसे करेंगे राज्य। सबसे बड़ी बात है कि हम घोषणाएं तो बड़ी कर रहे हैं कि हम उद्योगों को राहत देंगे, लेकिन सवाल यह है कि उद्योग संचालित तब होंगे जब श्रम शक्ति आपके पास होगी। इसीलिए को ध्यान में रख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकलाइजेशन की बात की। क्या लगता है ये कितना कारगर होगा? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो अपील की है लोकल प्रोडक्ट्स की बात करने की, लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की, वो एक अच्छी पहल है। मैं उसे मानता हूं कि अच्छी पहल है, लेकिन आप सीधे आकर एक ऐसी पहल की बात कर रहे हैं जिससे पहले आपको देश के लिए इस चीज़ों को तैयार करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आज हमारे दिमाग में विदेशी ब्रांड बसे हुए हैं, और उससे भी ज़्यादा हमारे यहाँ आप इस लॉकडाउन में देख सकते हैं जिस तरह से मजदूरों के साथ दीनहीन व्यवहार किया जा रहा है। मजदूरों को किस तरह से मजदूरों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। आप श्रमिक एक्सप्रेस चलाते हैं, बात करते हैं कि हम किराया नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश में कई ऐसे मामले, जो मध्य प्रदेश में श्रमिक एक्सप्रेस पहली ट्रेन आई, उसमें श्रमिकों से डबल किराया लिया गया। श्रमिकों को आप अपने क्षेत्र में रोक नहीं पाए, जो कुशल श्रमिक है। अगर आपके पास कुशल श्रमिक की ही कमी है, तो आप लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल कैसे बना सकते हैं? लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले ऐसे मजदूर, ऐसे वर्ग, कुशल वर्ग की जरूरत है जो उन क्षेत्रों में महारत हासिल कर चुका है, लंबे समय से काम कर रहा है। लेकिन लॉकडाउन के कारण आज मध्य प्रदेश की अगर बात करें, तो केवल मध्य प्रदेश में अप्रैल के महीने में 12.5% लोग बेरोजगार हो गए हैं। मध्य प्रदेश में करीबन 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, और सरकारों को नहीं पता है कि ये किन किन क्षेत्रों में काम करते हैं, और उनकी न्यूनतम मजदूरी अगर देखी जाए तो आज भी ये आंकड़े सरकार के द्वारा ही जारी किए गए थे 2018 में। 2018 के आंकड़ों की तरह में कहा जाए तो केवल आज भी मध्य प्रदेश में 22% मजदूर ऐसे हैं जिनकी मजदूरी महीने की 1500 से 2000 रुपए है। 2000 रुपए देकर आप अपने लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाने का सपना देख रहे हैं। आपको सबसे पहले जरूरत है जो आपके ब्रांड को ग्लोबल बना सकता है, जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है श्रम शक्ति, उस श्रम शक्ति को रोकना और उसे मजबूत बनाने की। निश्चित तौर पर प्रयास जो है वो जमीनी स्तर पर हमें करने होंगे। धन्यवाद पवन, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। अभी आप देख रहे थे कि पवन ने क्या बताया। पवन ने बताया कि किस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, तमाम दिक्कतें हुई। निश्चित तौर पर समय कठिन है, लेकिन इस कठिन समय से हमें उबरना होगा। हमें सोचना होगा उस श्रम शक्ति के बारे में, उन श्रमिकों के बारे में, उन मजदूरों के बारे में। आपकी बात में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हाँ लीजिए, आप पहुँच जाएंगे, कोई बात नहीं।